देखिए अपन सदिशों का वियोजन जान रहे थे, यानी किसी सदिश को उसके घटकों में बांटना क्या था, विभक्त करना जो था वही था उसका वियोजन, जिसमें अपन ने द्विविमीय जो वियोजन था वो अपन ने इसका जान लिया था, समझ लिया था। अब सेकंड अपन समझेंगे त्रिविमीय वियोजन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नंबर सेकंड अपन इसमें जान रहे हैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन, तंत्र में किसी सदिश का वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन, ये अपन इसके अंदर जान रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। एक्स वाई एंड जेड, और ये मूल बिंदु ले लिया। मैंने मान लिया कोई सदिश जिसका कि मुझे वियोजन करना है वो है ये ए वेक्टर, जिसका ये पॉइंट क्या है मेरे पास P है, यानी P कोई बिंदु है। अब देखिए इस सदिश ए वेक्टर को मुझे क्या करना है, घटकों में विभक्त करना है। इस ए वेक्टर को मुझे क्या करना है, घटकों के अंदर क्या करना है, इसको विभक्त करना है। और इसको घटकों में विभक्त करने के लिए यहां से मैं इसके बिंदु P से इस y अक्ष पर लंब डालूंगा, यानी P से y अक्ष पर लंब अपन डालेंगे Pn, और जो xz तल है उसमें लंब डालेंगे अपन Pm, जिससे कि इसके अपन को क्या होंगे, घटक प्राप्त हो जाएं। तो देखिए पहले मैं इसमें लंब डालता हूं, ये मैंने एक लंब डाल दिया है। ये मैंने एक लंब यहां डाल दिया है Pn, ये मैंने n इसे क्या है, नाम दे दिया है। एक लंब में P से xz तल में डालता हूं। अगर मैंने xz तल के अंदर अगर लंब डाला है Pm, तो देखिए यहां मेरे पास एक कंपोनेंट्स ये बन जाएगा OM। तो यहाँ पहले अपन इस तथ्य को लिख दें जो अभी अभी मैंने लिखा है। तो यहाँ जो घटक बन गया है, जो कंपोनेंट्स है, वो तो हो गया AY, x अक्ष के अंदर है वही AX, यही तो है इसके अंदर क्या है, AX। अब देखिएगा यहाँ पहले इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन, ये अपन जान रहे हैं। तो देखिए P से y अक्ष पर लंब, P से y अक्ष पर लंब, P से y अक्ष पर लंब Pn, P से y अक्ष पर लंब क्या लिया है मैंने, Pn, तथा xz तल में लंब, तथा xz तल में लंब क्या नाम है, Pm, तल में लंब Pm, लंब Pm डालते हैं। P से y अक्ष पर लंब Pn तथा xz तल में लंब Pm डालते हैं।
अब देखिएगा यहां पर अपने ये लंब डाल दिया है बिंदु M से उसके बाद फिर अपन लंब यहां डालेंगे किसके ऊपर, T से। तो अपन यो भी लिख सकते हैं कि बिंदु M से क्रमशः X में और किस में, Z पर, दोनों पर क्या करेंगे अपन लंब डालेंगे। अगर बिंदु M से मैं X में लंब डालता हूं, ये लो, ये लंब डाल दिया है मैंने T, यानी कि नाम दे दिया है मैंने इसको MT अगर मैंने यहाँ लंब डाल दिया है, एक देखो यहाँ पर ये हो गया है MT, चलो इस T को अपन यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए, और ये बन गया है X अक्ष के लिए। फिर इसी प्रकार से मैं इसमें Y के लिए भी लंब डाल देता हूं, और ये ले लेता हूं मैं S, ये बन गया है AZ। तो देखो AX, AY और AZ तीनों ही कंपोनेंट्स मेरे पास यहां पर ये बन गए हैं। अब मुझे इसके बेसिस पर इनमें रिलेशन, या यूँ कह सकता हूँ मुझे इनके साथ क्या निकालना है, संबंध निकालना है। एक चीज़ और मैं देख लूँ कि जो A वेक्टर है उसका X अक्ष के साथ एंगल मैंने क्या ले लिया, अल्फा है, और Y अक्ष के साथ इसका जो एंगल है, यानी कि जो कोण है, वो मैंने ले लिया है बीटा, और A का Z अक्ष के साथ जो एंगल है वो मैंने ले लिया है गामा है। तो ध्यान रहे X अक्ष के साथ A का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा, Y अक्ष के साथ एंगल क्या है, बीटा है, और Z अक्ष के साथ एंगल क्या है, इसका गामा है। तो वापस से देखें मैंने क्या लिखा, P से Y अक्ष पर लंब PN तथा XZ तल में लंब PM डालते हैं, P से डाला है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला जो लंब डाला है मैंने XYZ के लिए ही मैं कह रहा हूं, बिंदु M से X और Z पर लंब MT और MS, ये लंब अपन ने इसमें डाले हैं MT और MS। तो देखो ये भी पॉइंट मैं इसमें नोट डाल देता हूं आपके कि बिंदु M से क्रमशः बिंदु M से क्रमशः X अक्ष व Z अक्ष, X अक्ष व Z अक्ष पर लंब बिंदु M से क्रमशः X अक्ष व Z अक्ष पर लंब क्रमशः, क्या क्या नाम है इनके, एक तो है भैया इसके अंदर देखो MT है, और एक है MS। MT व MS डालते हैं। MT और MS अपन ने क्या किया, इनके ऊपर लंब डाल दिए हैं। अब देखिएगा, अब सिचुएशन देखिए, अगर मैं इसके अंदर त्रिभुज, अगर इसकी बात करता हूं तो गौर कीजिएगा, त्रिभुज ले रहा हूं मैं OPN। तो देखो OP इज इक्वल टू, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ON वेक्टर प्लस PN वेक्टर होगा, और ये PN किसके इक्वल है, OM के इक्वल होगा। इसी तरह से ये इसके इधर इक्वल होगा, यानी कि समानांतर वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो अब देखिएगा, अब मैं इसमें बात करता हूं, देखो त्रिभुज OPN से, त्रिभुज OPN से अगर मैं त्रिभुज के नियम से देखूं तो गौर कीजिएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू, OP वेक्टर इज इक्वल टू आता है मेरे पास ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर। अब देखिएगा, चूंकि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, चूंकि OP वेक्टर इज इक्वल टू तो क्या है, A वेक्टर है। देखें आप चित्र को, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, A वेक्टर है। OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास, A वेक्टर है। ON वेक्टर इज इक्वल टू, O से N वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, AY है, यानी उसका घटक हो गया।
ए वाई वेक्टर एवं जो मेरे पास एन पी वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, ओ एम के, बिल्कुल इसके समानांतर आ रहा है। अगर ओ एम के है तो इसे मैं लिख सकता हूं ओ एम वेक्टर। तो देखो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज की बात की है ताकि ए वाई और ए के मध्य में इसमें रिलेशन देख सकूं। तो मैंने क्या देखा कि ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर मेरे पास आया है, जहां मैं क्या देख रहा हूं कि ओपी वेक्टर की वैल्यू तो ए वेक्टर है, ओ एन की वैल्यू ए वाई वेक्टर है और एन पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ओ एम वेक्टर है। तो देखिए इसलिए ओपी को मैंने क्या लिख दिया है, ए वेक्टर कह दिया है। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर, और यहां इसे नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, देखो त्रिभुज, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, ओ एम की। इसका मतलब मुझे इस त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ओ एम ओ टी टी एम, ओ एम टी ओ, ये वाला त्रिभुज ओ एम टी। तो देखो त्रिभुज ओ एम टी से, अगर मैं इस त्रिभुज ओ एम टी से अगर इसकी बात करता हूं, ओ एम टी से, तो बताएं आप इसके अंदर कि ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप यहां गौर करेंगे कि ओ एम वेक्टर, तो देखें आप ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास यहां जो आएगा ये आ गया है ओ टी वेक्टर प्लस टी एम वेक्टर, बिल्कुल ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर प्लस टी एम वेक्टर, ये इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर भी देखिएगा आप, ये अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई है तो देखें चूंकि यहां पर कौन सी राशि क्या क्या है, तो देखिए चूंकि ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू ओ से टी तक, ये क्या है, ए एक्स है, ये है मेरे पास ए एक्स वेक्टर, बिल्कुल ए एक्स वेक्टर है। एंड ये जो टी एम वेक्टर है इस पे भी गौर फरमाएं आप, टी एम वेक्टर किसके पैरेलल है, जेड अक्ष, यानी कि ए जेड वेक्टर हो गया ये, यो कह सकता हूं, यानी टी एम वेक्टर इज इक्वल टू को मैं कह सकता हूं ओ एस वेक्टर, क्योंकि इसके ये पैरेलल है, और ओ एस वेक्टर क्या है, ए जेड वेक्टर है। एक स्टेप बढ़ा दिए, चूंकि ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर एंड टी एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए जेड वेक्टर है। इसलिए अब जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो देखिएगा, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर की वैल्यू तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स वेक्टर प्लस टी एम वेक्टर का मीन्स ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड वेक्टर। ये आ गई है इक्वेशन नंबर मेरे पास 2। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को मिलाता हूं तो देखिए मैं स्टेप को यहां लिख रहा हूं, इसके बाद के पद को, यह है मेरे पास x y और यह है z। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखते हैं तो देखिएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर तो मेरे पास पहले से ही है, यह है ए वाई वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, या इसी को मैं अरेंज करके लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, और ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये त्रिविमीय वियोजन में अपन ने 3 घटक ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों ही कंपोनेंट्स अपन ने इसके अंदर ले लिए हैं। अब ये जो मेरे पास समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब अगर मैं ये मानूं कि एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, जे कैप,
और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश अगर के कैप हो तो आपको पता है ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप होगा, और ए वाई वैक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप होगा, और ए जेड वैक्टर इज इक्वल टू ए जेड के कैप होगा। तो यहां इक्वेशन नंबर 3 तक अपन पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे के स्टेप्स को देखिएगा। इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण है ये डायग्राम। इस डायग्राम में कैसे आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड ये 3 अपन ने अक्ष बना दी है। आपने क्या किया, y अक्ष पर घटक लेने के लिए यहां से लंब डाला तो ये ए वाई बन गया, यहां से एक लंब डाला, फिर m से x के ऊपर लंब डाला तो ये ए एक्स आ गया, z के ऊपर लंब डाला तो ये ए जेड आ गया। फिर आपने इस ट्राइंगल को लिया, इस ट्राइंगल में आपने क्या देखा कि NP है वो किसके इक्वल है भाई, OM के। फिर OM की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस ट्राइंगल को यूज किया तो OM की वैल्यू आ गई। इस तरह से मेरे पास A वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर मेरे पास इक्वेशन आ गई है, जो कि इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। देखिए बहुत ही सिंपलेस्ट मैंने इसका डायग्राम बनाया है। स्टेप बाय स्टेप आप इसे बनाएंगे तो यह आपके लिए बहुत इजी होगा। सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ही क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं इसमें आगे लिख दूं, यदि एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश आई कैप वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप वे जेड अक्ष जेड अक्ष के लिए, यदि एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या है आई कैप, वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप, वे जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश के कैप हो तो ऐसी स्थिति में देखिएगा ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई वैक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए वाई जे कैप, वे ए जेड वैक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए जेड के कैप होगा। यही मैंने लिखा है कि यदि एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप, वे जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश के कैप हो तो ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई इज इक्वल टू ए जे कैप, वे ए जेड वैक्टर इज इक्वल टू ए जेड कैप होगा। इसलिए समीकरण 3 से तो देखो भाई समीकरण 3 को अब आप कैसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर का मतलब हो गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है और ये बन गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। त्रिविमीय वियोजन के लिए मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई है इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब मुझे इसमें एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस परिणामी जो सदिश है ए वेक्टर यानी कि जिसके ए के जो घटक हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इनमें अपन को क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए नंबर फर्स्ट, पहला जो मेरा इसमें काम है वो है सदिश का परिमाण।
घटकों के रूप में कैसे आएगा वो ज्ञात करना है। देखो सदिश का परिमाण निकालना है। सदिश का परिमाण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही ट्राइंगल यानी कि जो त्रिभुज मेरे पास OPM है, इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं और उसमें आप वैल्यू को रख दीजिए। बस इतना सा आपका इसके अंदर काम है कि सदिश का जो परिमाण है उसमें देखिएगा, मैं यूँ कह देता हूं त्रिभुज, क्या नाम दे रहा हूं मैं इसे, OPM, त्रिभुज OPM से। अगर इस त्रिभुज के अंदर अगर अपन देखें पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे आप, तो आप गौर करेंगे कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब यहां देखें अपन कि OP की वैल्यू क्या है, एक तो ये पता हो अपन को, OM की वैल्यू क्या है ये अगर अपन को पता हो, तो आप गौर कीजिए ये AY है तो ये भी क्या होगा, AY ही होगा। ये AZ है तो इधर ये भी क्या होगा, AZ होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा है यानी कि MT का मान AZ है, OT ये AX है, MPM ये AY है, ON ये भी क्या है, AY है। अगर ऐसा है तो देखिएगा, चूंकि OP इज इक्वल टू तो क्या है, A, बिल्कुल यही है, एंड MP इज इक्वल टू क्या है, AY। इसलिए A स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर, ठीक उसी स्टेप की तरह चल रहे हैं, प्लस AY का स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है 5। ये जो इक्वेशन नंबर 5 आ गई, अब मेरा उद्देश्य है इस OM का मान निकालना। और OM का मान वही तरीका, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल से मेरे पास किसका मान आ जाएगा, OM का। यानी कि जो OTM मेरे पास ट्राइंगल है, कौन सा है, OTM ट्राइंगल से मैं किसका मान निकालूंगा, इसमें OM का। अब देखिए, अगर मैं अब इसके अंदर मान निकालूं तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा वापस से त्रिभुज, अब की बार ले रहा हूं मैं OTM से, त्रिभुज OTM से। OTM से अगर मैं देखता हूं, देखो OTM से, तो इस OTM के अंदर मेरे पास OM का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी निश्चित रूप से। तो देखो इस OTM से अगर मैं देखता हूं तो OM का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें आप डायग्राम गौर से, OM का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा मेरे पास OT का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर। बिल्कुल यही बनेगा, OM का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू A, ये इज इक्वल टू ये लो, OM का स्क्वायर, यहाँ ये आ गया है। अब देखो भाई, इससे आगे की स्टेप्स को मैं इधर कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि चूंकि OT इज इक्वल टू O से T तक क्या है, AX है, वे TM इज इक्वल टू क्या है, AZ है। इसलिए OM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OT का स्क्वायर यानी कि AX का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर मतलब AZ का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब OM स्क्वायर का मान समीकरण 5 में आप समीकरण 6 से क्या होंगे, रख देंगे। तो यूं कह सकता हूं मैं, समीकरण 5 वे समीकरण 6 से।
अगर समीकरण 5 और अगर मैं समीकरण 6 से अगर कहूं तो देखिए भाई, समीकरण 5 में मैं समीकरण 6 से यूँ कह सकता हूँ ओ एम स्क्वायर का मैंने मान रख दिया है, तो ये इक्वेशन आ गई है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर कितना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ है मेरे पास ए वाई का स्क्वायर। इसी को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये लीजिए। और ये मेरे पास अब आ गई है इक्वेशन नंबर 7 आ गई है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और इसी से मैं इक्वेशन नंबर 8 ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये लो, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, समीकरण नंबर 8। ये अपने पास परिमाण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आ गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपके काम आएगा जब अपन अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल जब पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, तब वहाँ ये वाली जो स्टेप्स है अपने लिए बहुत काम आएगी। अब देखिए, ये तो अपन ने निकाल लिया है इसका परिमाण। सेकंड पॉइंट अपन इसमें ज्ञात करेंगे वो है कार्तीय अक्षों के साथ ए वेक्टर के कोणों की स्थिति। आप इसके स्टेप्स सिर्फ सिंपल दोनों के लिए एक ही याद रखें, पहले ये ट्राइंगल फिर बाद में ये ट्राइंगल। तो देखिए, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर जो 7 थी वो ये आई थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 थी। फिर मैंने इक्वेशन नंबर जो 8 लिखी थी वो ये लिखी थी, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर मेरे पास 8 आई थी। अब मैं इसमें देखो, ये मेरे पास परिमाण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आ चुका था, जिसके लिए मैंने ये कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, फॉर्मूला है, अति महत्वपूर्ण सूत्र है। अब नंबर सेकंड अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं वह है कार्तीय अक्षों के साथ कार्तीय अक्षों के साथ ए वेक्टर के कोणों की स्थिति। ए वेक्टर के कोणों की स्थिति। कार्तीय अक्षों के साथ ए वेक्टर के कोणों की स्थिति। अब देखिएगा, अगर मैं ये मान लूं कि यदि सदिश ए वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ अगर गामा कोण बना रहा है, तो देखिए मान इनके कैसे प्राप्त होंगे। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि यदि सदिश ए वेक्टर का
का एक्स अक्ष के साथ यदि सदिश ए वेक्टर का एक्स अक्ष के से कोण, जो कह सकते हैं यदि सदिश ए वेक्टर का एक्स अक्ष से कोण, एक्स अक्ष से कोण, एक्स अक्ष से कोण क्या ले लूं मैं इसमें, अल्फा। यदि सदिश ए वेक्टर का एक्स अक्ष से कोण क्या ले रहा हूं मैं इसमें, अल्फा। वाई अक्ष से कोण बीटा वे जेड अक्ष से कोण गामा हो। तो अगर ऐसा है तो देखिएगा, मैं इसके अंदर अगर कोस अल्फा की वैल्यू देखता हूं इस ट्राइंगल के अंदर, देखो गौर कीजिएगा, तो देखो भाई कोस अल्फा, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए एक्स और कर्ण क्या है इसका ए, यानी कि ए एक्स अपॉन में ए, तो ये लीजिए ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर ये 9। फिर मुझे लेना है कोस बीटा को, तो देखो भाई कोस बीटा ये रहा एंगल, कोस वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, भाई थीटा के सामने मुझे लंब, ये तो हो गई लंब, तो आधार क्या है ए वाई और कर्ण क्या है इसका ए, यानी कि ए वाई अपॉन में ए, तो आप कह सकते हो कि ए वाई इज इक्वल टू ए कोस बीटा एवं इसी प्रकार अगर मैं कोस गामा की वैल्यू देखूं तो देखिए कोस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए जेड अपॉन में ए, कोस गामा इज इक्वल टू क्या बन गया, ए जेड अपॉन में ए, यानी कि ए जेड इज इक्वल टू ए कोस गामा, इक्वेशन नंबर 11। देखो यहां मेरे पास ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों के मान आ गए हैं। ये जो कोस के रूप में मान आए हैं, इस कोस वाली वैल्यू को अपन कहते हैं कोज्या, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए जो कोण हैं, उन कोणों की कोज्या को ही उसकी क्या कहते हैं, दिक् कोज्या कहते हैं। तो मैं यूं कह देता हूं चूंकि किसी सदिश द्वारा चूंकि किसी सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए, चूंकि किसी सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए, चूंकि किसी सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए कोणों की कोज्या को, बनाए गए कोणों की कोज्या, चूंकि किसी सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए कोणों की कोज्या को ही उसकी दिक् कोज्याएं को ही उसकी दिक् कोज्याएं, उसकी दिक् कोज्याएं, या यूं कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये क्या है, दिक् कोज्याएं हैं। तो कह सकते हैं अतः कोस अल्फा, कोस बीटा वे कोस गामा
दिक् कोज्याएं हैं, दिक् कोज्याएं हैं। अब देखिएगा ये जो मेरे पास ax, ay और az के जो मान आए हैं, ये मान मैं समीकरण 7 में अगर रख देता हूं, तब देखिए मेरे पास समीकरण क्या बनती है। देखो ax, ay वे az के मान क्रमशः है समीकरण 9, 10 वे 11 से। ax, ay वे az के मान क्रमशः है समीकरण 9, 10 वे 11 से समीकरण 7 में, समीकरण 7 में रखने पर अगर मैं ax, ay, az के मान समीकरण 9, 10 और 11 से समीकरण 7 में क्या कर रहा हूँ, इन मानों को रख रहा हूँ, इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास समीकरण क्या आएगी। गौर कीजिए, समीकरण 7 a स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास ये समीकरण बनेगी a स्क्वायर इज इक्वल टू ax का स्क्वायर, ax का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस फिर मैं लूंगा ay का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, यही तो स्टेप बन रही है। प्लस फिर मैं किसका मान रखूंगा इसके अंदर, az का। अगर मैं az का मान रख रहा हूं तब देखिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, ये समीकरण मेरे पास यहां आ जाती है। अब इसको मुझे आगे सोल्व करना है। देखिए अब इसी समीकरण को अपन सोल्व करते हैं, यानी कि मैं इस समीकरण को यूँ लिख सकता हूँ, एक ही बात है a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू a स्क्वायर। बात एक ही है, चाहे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब देखिएगा इस पूरे इक्वेशन में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू a स्क्वायर। या मैं इसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपोन में a स्क्वायर, इसको अपोन में ले आइए आप। या इसी इक्वेशन को अब आप कह सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आ गई है इक्वेशन नंबर अपने पास जो आ चुकी थी, नंबर 11 तक आ चुकी थी। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई है मेरे पास 12। ये जो इक्वेशन नंबर 12 आई है ये क्या कहती है, ये समीकरण ये कहती है कि किसी सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपने पास आ गया कि किसी सदिश की दिक् कोज्याओं का जो वर्ग होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है। तो अगर ये प्रूफ करना हो तो अपन को यहां तक की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो देखो अतः
स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? किसी सदिश की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग, किसी सदिश की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग, किसी सदिश की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग सदैव एक होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी सदिश की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग सदैव क्या होता है? एक होता है। ये अपने एक महत्वपूर्ण रिजल्ट अपन ने निकाल लिया है। अब इसी को रिजल्ट को अपन थोड़ा सा आगे और अपन चेंज कर सकते हैं। आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या कहा मैंने? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस को मैं साइन के रूप में भी लिख सकता हूं। तो देखिए उससे आगे की स्टेप्स को मैं इधर कर रहा हूं। अब यहां तक की इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी। ये देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का सामान्य से एक फॉर्मूला है, वो ये क्या कहता है? देखो, चूंकि कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, बिल्कुल सिंपल है। यूं कह सकते हो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। भाई ऐसा भी कहा जा सकता है, एल्फा के स्थान पर हो सकता है थीटा हो, एंगल कुछ भी हो। तो देखो मैं क्या जानता हूं, चूंकि कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इसी तरह से कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, यानी कि कोस को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया है? साइन के में। इसलिए समीकरण 12 से, यानी समीकरण 12 में मैं कोस की वैल्यूज रख रहा हूं। तो कोस स्क्वायर एल्फा के स्थान पर क्या रखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा की जगह क्या रखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर गामा की जगह इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 1 है। अब मुझे इसकी केवल सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करनी है, जो क्या है वो देखिएगा। देखिए भाई, मैं अगर इसमें 1 1 1 कितने हो गए भाई? 1 3 हो गए, प्लस के 3 को मैं उधर ले जाता हूं। चलो मैं इसको स्टेप को ये ले देता हूं, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 माइनस के कितने हो गए हैं? 3। बिल्कुल एक ही बात है, ये इसको इधर ले जा दिए तो ये हो गए हैं माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। दोनों पक्षों को अगर माइनस से गुणा किया जाए या इधर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप बन जाएगी मेरे पास साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस
साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 13। ये जो इक्वेशन नंबर 13 आई है ये भी एक अपने आप में एक रिजल्ट है। ये क्या कहती है कि किसी सदिश की ज्याओं के वर्गों का, ज्या का मतलब साइन, कोस ज्या का मतलब होता है कोस, ज्या के वर्गों का योग क्या होता है? 2 होता है, जबकि कोस ज्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 1 होता है सदैव। तो देखो अपन ये कह सकते हैं अतः किसी सदिश की ज्याओ यानी कि साइन, अतः किसी सदिश की ज्याओं के वर्गों का योग योग 2 होता है। ये लीजिए, यहां अपन ने का योग सदैव 2 होता है। ये लिख देते हैं, का योग सदैव 2 होता है। यहां अपने पास सदिशों का वियोजन अपने पास कंप्लीट हो गया है, द्विविमीय भी वियोजन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ ये जो टॉपिक है इसमें अपन ने त्रिविमीय वियोजन को भी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ ध्यान रहे, सदिशों का संयोजन अपन ने कंप्लीट कर लिया, उनका व्यवकलन कंप्लीट कर लिया। अब इससे वियोजन के बाद अपन जो इसमें पढ़ेंगे वो है सदिशों के योग का विश्लेषणात्मक विधि, जो कि सदिश वाले टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अपन इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। क्या और कैसे क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, यानी NCERT बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे।